उत्तराखंड के थराली विकासखंड भूस्खलन यहां की आबादी के लिए नासूर बनता जा रहा है। इसके चलते बूंगा गांव में भी खतरा बनता जा रहा है। रतगांव, गोमड़, घुंघुटी जैसे कई गांवों के ग्रामीणों को भूस्खलन के चलते आए दिन सड़क बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लंबे समय से इस पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। लेकिन समय पर रोड नहीं खुल पाती है, पूरे गांव वालों को बहुत परेशानी होती है। और कितने गांव ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रभावित इस समय बरसात के समय पे होते हैं? 7-8 गांव हैं यहाँ पर। और उस समय कैसे आप लोग आवाजाही करते हैं? करते हैं, फिर दूर जाके करते हैं यहाँ पर आई गए। आपके चैनल के माध्यम से सड़क निर्माण के तमाम अधिकारी वर्ग से कहना चाहूँगा कि ये सड़क जब से कटी है तब से बाधित है, और ये सड़क की मैं तो कहूँगा कि सर्वे ठीक ठाक नहीं हुई है, जिस कारण देर सवेर जो है क्षेत्र में आने जाने का मार्ग पूरा अवरुद्ध हो रखा है। और वर्तमान समय में सोल क्षेत्र में एक पिंडर वैली लेवल का एक बहुत बड़ा मेला हो रहा है, और मेला में हमारे खेल प्रेमियों को और प्लस जो हमारे यात्रीगण हैं उनको आने जाने की बहुत बड़ी सुविधा हो रही है। गाँव वाली जो हमारी मोटर मार्ग था, कहीं न कहीं उसके कटाव के कारण बहुत विजल स्लाइडिंग और संभावना ऐसी कराने पड़ी हुई। निकट भविष्य में भूंगा गाँव के लिए संकट और कहीं न कहीं खतरा उसके बनने की पूरी संभावना है। और मैं चाहता हूँ जहाँ तक इस सड़क का मामला था, भूंगा मर जाता, मैंने हल्द्वानी का रुख करेंगे, जहां पर जनपद प्रभारी और खेल एवं युवा मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार शाम गोलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही स्टेडियम को कार्यदायी संस्था से खेल विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। रेखा आर्या ने कहा कि कोविड के दौरान स्टेडियम को स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की कुछ सामग्री यहां पर पड़ी हुई है, इसे जल्दी शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में जल्द से जल्द खेल सुचारू कर दिया जाएगा। जिन मानकों के अनुसार अपेक्षा की गई है, उन मानकों के प्रशिक्षण के उपरांत हैंडओवर किया जाएगा। देखिए, क्रिकेट स्टेडियम आपका हल्द्वानी और इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका हल्द्वानी, दोनों को निरीक्षण करने का मौका मिला है। और निश्चित रूप से जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है वो पूर्णतः कोविड के पीरियड में स्वास्थ्य विभाग ने इसे अपने पास लिया, और आज भी हम सब लोग देखेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की सारी सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है। उस समय खेल से ज़्यादा व्यक्ति के स्वास्थ्य प्राथमिकता थी, जिसको लेकर निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य विभाग को दिया गया, और स्वास्थ्य विभाग के तहत जो है कोविड के मरीजों का यहाँ पर इलाज भी हुआ, और उस समय प्राथमिकता भी उस समय की यही थी। और आज उसकी स्थिति जो है काफ़ी मैं समझती हूँ कि ठीक करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सचिव से बात करते हुए इसका भी निस्तारण होवे कि यहाँ से सामग्री हटे, और हटने के साथ में यह पूरा स्टेडियम एक दुरुस्त व्यवस्था में आए, और दुरुस्त व्यवस्था में इसके हैंडओवर की प्रक्रिया भी जैसा बताया जा रहा है कि अभी गतिमान है। अभी हमें खेल विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभावितों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और रेल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुआवजे देने के लिए रेल विकास निगम को 1 सप्ताह का समय दिया गया। इसके साथ ही श्रीनगर गढ़वाल में निर्माणाधीन बस अड्डा और पार्किंग के कामों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभागार में जिला प्रशासन और रेल विकास निगम के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने को लेकर चर्चा हुई। इसमें उन्होंने रेल निगम के अधिकारियों को 2 टूक कहा कि 1 सप्ताह के भीतर प्रभावित परिवारों के मुआवजे का पुनर्निर्धारण कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। इस बीच उन्होंने कहा कि अभी भी स्वीत, फरासू, डंगरीपंत, धारी समेत अन्य गांव के प्रभावितों को उनके मकानों और जमीन का मुआवजा नहीं मिला। इसको लेकर ग्रामीण लगातार आंदोलन कर परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हमारा जो दृष्टि पत्र है भारतीय जनता पार्टी का,
उस दृष्टिपत्र में हमने स्पष्ट कहा है कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क जो है स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 5,27,000 लोगों का अभी तक केदार घाटी में मानसून लौटने के बाद केदारनाथ स्थित अन्य तीर्थों में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, मगर इस बार केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ सहित अन्य तीर्थों में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचने हैं। मंदिर समिति की आय में भारी वृद्धि होने के साथ स्थानीय जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा मिला है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ और तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट 6 मई को खोले गए और द्वितीय केदारनाथ भगवान मदमहेश्वर के कपाट 19 मई को ग्रीष्मकाल के लिए खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद सभी तीर्थ स्थलों में भारी संख्या में यात्री पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में 9,63,920 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। आगामी 20 अगस्त के बाद सभी तीर्थ स्थलों में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। पर्वतराज हिमालय की गोद में विराजमान 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में अत्यधिक बरसात हुई है और तीर्थयात्रियों की संख्या में हालांकि अब गिरावट देखी जा रही है। बरसात से पूर्व धाम में प्रतिदिन 4 से 5,000 यात्री दर्शन कर रहे हैं, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं अब तीर्थयात्रियों की संख्या प्रतिदिन 1,500 से 2,000 तक ही सीमित रह गई है। हेली सेवा की बात करें तो इस साल बरसात के सीजन में हिमालय हेली सेवा की ओर से पहली बार इस महीने अपनी सेवाएं जारी रखी गई। मौसम के पल पल करवट लेने के कारण यात्री हेली सेवा में कम ही सफर कर पा रहे हैं। मौसम साफ होने पर हेली सेवा निरंतर उड़ान भर रही है। एक हेली सेवा संचालित होने पर 60 से 70 यात्री हेली का सफर कर पा रहे हैं। इस साल 6 मई से अब तक केदारनाथ धाम में 9,63,910 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। साथ ही निरंतर बारिश होने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने का भय भी हालांकि बना हुआ है। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए चंपावत जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सशस्त्र सीमा बल के जवान भी गांवों में जा जाकर गोष्ठी और रैलियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने में जुट गए हैं। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के जवान पंचेश्वर, लुपड़ा, मंडलक, धर्माघाट, रोसाल, पंचतामली सहित 18 बॉर्डर्स आउट चेक पोस्ट के साथ 50 से अधिक गांव में रैलियों, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हर घर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें सरकार का 20 करोड़ घरों में 13 से 15 अगस्त तक हर घर झंडा लहराने का लक्ष्य है। इसी में एसएसबी भी अपने विभिन्न कार्यक्रम बॉर्डर क्षेत्र में कर रही है और हम लोग भी बॉर्डर में घर घर जाकर लोगों को 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हमारा ये कार्यक्रम 23 जुलाई से 15 अगस्त तक लगातार चलेगा। इस कार्यक्रम में हम रैलियां आयोजित करेंगे, स्कूलों में गेम्स आयोजित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, प्लांटेशन भी इस दौरान हम करेंगे और लोगों को झंडे भी हम अपनी तरफ से वितरित करेंगे ताकि हमारा ये प्रोग्राम सफल रहे और हर घर में तिरंगा लहराए। तो उत्तराखंड में सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं को भी साथ लिया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरों की भूमि है, राष्ट्रवाद यहाँ की परंपरा है। निश्चित रूप से लोग खुद ही हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें 13 से 15 अगस्त तक सभी देशवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया गया है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तराखंड के हर घर में ये तिरंगा पहुंचे, तिरंगा फहराया जाए, इसके लिए हमने तैयारी की है। अभी हम लोगों ने लगभग हर इनिशियल स्टेज पर, अभी चूंकि डिमांड बढ़ भी सकती है, हर विधानसभा में 10,000 यानी 10,000 तिरंगे हर विधानसभा में हम भेज रहे हैं। तो लगभग एक
हमने सोचा है कि हम लगभग 20 लाख से ज़्यादा परिवार उत्तराखंड के अंदर हैं, क्योंकि इसमें सरकार और सभी लोग पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे लगभग जो 20 लाख परिवारों में से 10 लाख परिवारों तक कम से कम भारतीय संगठन के रूप में हम इस पर पहुँचे। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग परीक्षा पत्र लीक फर्जीवाड़ा मामले में एसटीएफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इस मामले में एसटीएफ ने घपले के तार लखनऊ से लेकर उत्तराखंड के विभिन्न जगहों से खुलासा करते हुए अभी तक पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आज भी एसटीएफ पुलिस ने काशीपुर से महेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया, जो कि नैनीताल सीजेएम कोर्ट में वकील हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा ने इस पूरे मामले में एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह से खास बातचीत की। यूके ट्रिपल एसए पेपर लीक मामले में लगातार एसटीएफ पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी कर चुके हैं। और इसके तार जो है लखनऊ से लेकर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल तक जो है ये जुड़े हुए हैं और कई सारों की गिरफ्तारी जिस प्रकार से हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह जी बातचीत के लिए है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की कार्रवाई यूके ट्रिपल एसए में अभी तक हो पाई है? 12 लोगों की गिरफ्तारी जिस प्रकार से हुई है, किस तरीके से जो है वो चल रहा है? हाँ, देखिए, मामला एक सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। चूँकि उनको शिकायतें जो प्राप्त हो रही थी उसका संज्ञान लेते हुए, मामले की गंभीरता देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज के आदेश हुए। साथ ही साथ ऐसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस क्रम में हमारी सारी टीमें जो एसटीएफ की है, चाहे कुमाऊं गढ़वाल में, सभी जगह एक्टिवेट हुई है। और जो कड़ियाँ हम जोड़ते गए शुरुआत से लेकर जो पहले 6 गिरफ्तारी हुई, उसके थ्रू हमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो यूके ट्रिपल एसए में जो एग्जामिनेशन परीक्षा से जो आउटसोर्स कंपनी है, कहीं ना कहीं वहाँ से लीकेज थी और उसके भी हमने 2 कर्मचारियों को उसमें गिरफ्तार किया। और पूछताछ में उनसे काफ़ी सारे हमें साइंटिफिक एविडेंस भी ऐसे मिले जिससे पता चला कि हाँ, पेपर जो है प्रिंटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं से लीक हुआ था। इसके बाद हमारी कड़ियाँ आगे बढ़ती गई, जोड़ते गए हम कि उनसे किस किस परीक्षार्थियों ने या किसने किसने उस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया विभिन्न स्थानों पर। चूँकि कुमाऊं में भी काफ़ी स्थानों पर छात्रों की ऐसी शिकायतें आ रही थी, गढ़वाल में भी थी। उसको देखते हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई और अब तक कुल 12 लोग गिरफ्तार हुए। करीब 90 लाख कैश भी बरामद हुआ। 1.20 करोड़ के करीब जो हमारे जो टोटल कहा जाए संपत्तियाँ, जो उन्होंने किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी के बैंक अकाउंट में, तो वो सारी चीज़ हम धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से आज महेंद्र सिंह चौहान को पकड़ा गया, वो सीजेएम कोर्ट में वकील हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 2 लोगों को पहले पकड़ा गया, तो इसी तरीके से जो कड़ी है, क्या ऐसे लोग जो हैं वो इनमें जुड़े हुए हैं और क्या और लोग भी इनसे जुड़े, ऐसे लोग जो हैं वो जुड़े, और क्या कारण रह रहा है सबसे ज़्यादा इनका? देखिए, नेचुरली कहीं ना कहीं जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ रही हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं संपर्क है उनका, या एक जगह काम करते थे या पूर्व में किसी एक प्रोफेशन में काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 लोग कोर्ट के जो काम करने वाले, एक सितारगंज से अरेस्ट हुआ, एक नैनीताल के, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन वाइज जुड़े हैं या बहुत क्लोज परिचित है किसी जगह के। तो इस तरह से कड़ियाँ जुड़ रही हैं और इस कड़ियों के बाद उन छात्रों की कड़ियाँ भी जुड़ रही हैं जो जिनके द्वारा वो लाभ उठाया गया है। तो मुझे लगता है अभी बहुत अर्ली है बताना, चूँकि विगत 7 दिन हुए, 8वां दिन है। तो ये थे एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह, जिनका कहना है कि इस कड़ी में अभी तक 10% जो है वो काम हो चुका है। अभी कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, इसको लेकर लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जय हिंद।